नाउ स्टूडेंट्स देखिए, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना, पढ़ा था। इसमें शायद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज चेंजिंग इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर एज वेल एज मैक्सिमम स्टेबलाइज ड्यूरिंग प्रोसेस। ओके, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या यही क्वेश्चन मैंने किया था? तो वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने किया था बच्चों। अब इसी सिलसिले में चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ही या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज ट्रू। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग order of ionization energy is true। देखिए बच्चों, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। O इज ग्रेटर देन O2, ठीक। सेकेंड इज, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा अभी, O2 इज ग्रेटर देन O। थर्ड इज N इज ग्रेटर देन N2, ओके। एंड फोर्थ इज स्टूडेंट्स N2 इज ग्रेटर देन N। अब देखिए इसमें ना भाई समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा। देखिए इसके लिए क्या करता हूं मैं, आपको ना दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से इसको समझाता हूं। चलिए इसको ले लेते हैं पहले। देखिए यहाँ मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो, वैसे तो इतना दिख रहा होगा, ठीक है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम यहाँ पर। चलिए देखिए, ये दो बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है ना। एक है आपका, यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिएगा बच्चों, ये ऑक्सीजन का है, जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, किस तरीके से ऑक्सीजन में। देखिए अब देखो 1s का नहीं बनाया है, यहाँ से 2s से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये 2p का, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। देखिए ये क्या है, सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, ठीक। उसके बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ये ऑक्सीजन का आपको याद है, ठीक, नॉर्मल होता है। और नाइट्रोजन में क्या होता है, ये सिग्मा 2pz ऊपर आ जाता है, पाई 2px, पाई 2py नीचे आ जाते हैं, ठीक है। sp मिक्सिंग हो जाती है, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। अब थोड़ा समझिएगा, उसने आपको सवाल क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज ट्रू। आयनाइजेशन एनर्जी का कौन सा ऑर्डर इसमें से ट्रू है? तो अगर आप गौर करोगे इसमें, है ना भाई, देखिए दो बातें हो रही हैं। पहला तो आपको एटम दिया हुआ है, क्या आप देख सकते हो, ये ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये नाइट्रोजन का एटम है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ओके, थोड़ा समझिएगा। तो एटम आपको कहां मिलेगा? तो जवाब है जहां एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ऐसे समझिए। ये देखिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। पहले चलो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल होता है आपका, ठीक। ये देखिए, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक। और ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक। और ये सब आपके जो यहां दिखाए हैं, ये क्या आपके बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। मतलब समझिए बच्चों, अगर आप इलेक्ट्रॉन एटम से निकालोगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा। भाई आयनाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, क्या उसने बोला आपसे, आयनाइजेशन करना है, तो आयनाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? याद करिए, इलेक्ट्रॉन निकाल के कहां ले जाना पड़ता है? इन्फिनिटी पे, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन निकल के आपको इन्फिनिटी पे ले जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालोगे, मॉलिक्यूल से निकालना है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकालोगे। पहली बात तो ये। अब आ जाइए जरा इसमें, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के एटम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक। सो यहां पे देखिए जरा, अब आप निकालोगे कहां, अच्छा उससे पहले एक बात बता दूं, ये ऑक्सीजन का मैं लिख देता हूं भाई, मैं लिख देता हूं, है ना। हालांकि सारी बातें आपको पता है, फिर भी ये ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है 2p, ठीक। ओके, और ये देखिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है, जिसको मैं डॉट डॉट से एक हल्के कलर से दिखा देता हूं। ये देखिए, ये डॉटेड लाइन किसको बता रही है बच्चों? ये एनर्जी लेवल है किसका, बताइए? ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक। अब इस एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर की एनर्जी किसकी है? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे होता है आपका कौन सा, बॉन्डिंग वाला, और इससे हायर एनर्जी का होता है एंटी बॉन्डिंग वाला। तो इससे ऊपर जो दिखाई पड़ रहे हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के, इससे नीचे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के लोअर एनर्जी के, ठीक। तो बच्चों ध्यान से जरा चेक करिए, यदि आप, अब थोड़ा ध्यान लगाना जरा, यदि आप इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालोगे, यानी कि एटम से, और निकाल के कहां ले जाओगे? इन्फिनिटी पे, ऐसे करके एरो लगा दिया मैंने, इन्फिनिटी पे ले जा रहे हो। और यहां पर देखिए,
अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकालोगे भाई, इलेक्ट्रॉन तो यहीं से निकलेंगे ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेंगे, जो सबसे ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाई पड़ रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अब यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे मॉलिक्यूल में से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से, मतलब O2 के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब O2 के लिए है ना, तो ध्यान से चेक करिए जरा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के इन्फिनिटी पे ले जाओगे। अब बताओ जरा, अब बताओ जरा, यहां पर ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ी, एटम को। चेक कर लो, ये ज्यादा आ रहा है ना और ये कम आ रहा है, क्योंकि ये पहले ही ऊपर वाले लेवल पे इस तरीके से इतना एनर्जी का गैप आ रहा है यहाँ पर, तो ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ी, एटम को। चेक कर लीजिए, ठीक, चेक कर लीजिए, ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ी भाई, ये आपको एरो का लेंथ ज्यादा दिखाई पड़ा है ना, ये ज्यादा एनर्जी है और ये कम एनर्जी है, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों ऑक्सीजन के एटम को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाल के इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। यानी कि ऑक्सीजन के एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, ठीक। सो यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है ऑक्सीजन के लिए, तो अब ये सेकंड तो हो नहीं सकता ऑक्सीजन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब फर्स्ट वाले को देख के अगर किसी बच्चे ने थर्ड वाले पे टिक कर दिया कि भाई नाइट्रोजन का एटम से एनर्जी ज्यादा लगेगी रादर देन नाइट्रोजन, तो आप गलत कर दोगे भाई। आप मॉलिक्यूलर डायग्राम पे भरोसा करिए, पहले जाके उधर देखिए जरा, ठीक, पहले जाके उधर देखिए जरा, नाइट्रोजन में थोड़े से यहाँ पर चेंजेस है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक। तो ये नाइट्रोजन के एटम के लिए बनाया गया है 2p3। और यहां पर देखिए बच्चों, इस लेवल को देखिए, इस लेवल से नीचे है क्या, इस लेवल से नीचे इस बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ये आपका क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के। अब आप चेक कर लो, यहां से देखिए, ये ले गए हम इन्फिनिटी पे एटॉमिक ऑर्बिटल से, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अगर आप इन्फिनिटी पे ले जाओगे, अब बताओ बड़ा एरो किसका आ रहा है, ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ रही है, मॉलिक्यूल को। चेक कर लीजिए, ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ रही है, मॉलिक्यूल को। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसका आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के एटम से क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई। तो बिना देखे आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ओके। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, अगर कहीं पुराने डायग्राम मैंने ऐसे बनाए हो जिसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसीलिए आज मैं इसकी पिक्चर ले आया हूं, थोड़ा गौर करिएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा, बॉन्डिंग वाला, और एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर एनर्जी होती है किसकी, एंटी बॉन्डिंग की। ये देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल के लेवल से नीचे होता है बॉन्डिंग वाले का, और इससे ऊपर एनर्जी होता है किसका, एंटी बॉन्डिंग का। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप कहीं पर भी उठा के देख लीजिए। तो अगर मेरे से कहीं बनाने में गड़बड़ पीछे हुई होगी तो उसमें आप सावधान रहिएगा, आप उसको देख लीजिएगा किस तरीके से। ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है, इससे नीचे ये देखिए, इससे नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इससे ऊपर क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये बात मैंने आपको कॉपी में लिखवाई भी है। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ डायग्राम में लिया। अच्छा, एग्जाम में क्या पूरा बनाओगे, नहीं पूरा नहीं बनाना है आपको, केवल 2p से बना के चले जाना है, इतना तो आपको प्रैक्टिस मैंने कराई है। केवल 2p से बना के आपको जज कर लेना है, नीचे 2s का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 2s तो वैसे ही, इसको आप छुपा दोगे तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो 2p से आप इसका क्वेश्चन कर लीजिएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज गेट स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिमूवल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज which of the following species get stabilized by removal of electron, by removal या इलेक्ट्रॉन रिमूवल। अब थोड़ा सा ध्यान से चेक करिए बच्चों, नीचे कुछ स्पीशीज दी हुई हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज होने का मतलब क्या है, स्टेबलाइज होने का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाना चाहिए। स्टेबलाइज मतलब होने का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का क्या मतलब है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। चेक कर लो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबलाइज हो जाएगा। स्पीशी जो भी होगी वो स्टेबलाइज हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा आपको बढ़ता हुआ मिलना चाहिए। चलिए एक एक करके सवाल को करते हैं। नंबर 1 बच्चों आपको दिया, देखिए
नाइट्रोजन से जा रहा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से जा रहा है N2+ में। अब आपको चेक करना है क्या यहां से यहां जाने में जो स्पेशी है यानी कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है क्या वो स्टेबल हो रहा है, इस बात को चेक करना है। तो देखो बच्चों किस तरीके से चेक करोगे। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 14, और +1 लगाए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ये 14 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ, और यहाँ से यहाँ जाने में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, अब बचे 13। हाँ भाई जरा बताइए, बताइए बच्चों याद है आपको 14 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बताओ 14 के लिए कितना होता था आपका, 14 के लिए होता था आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना बच्चों, 3.5, ठीक है ना। और 14 से आप दूर जाते जाओगे तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता जाता था, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, ठीक। 14 के लिए सॉरी 3.5 बोल रहा हूँ, 14 के लिए 3 होता था, याद है 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता था, और 14 से दूर जाते जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपका डिक्रीज होता जाता था। तो 14 के लिए 3 हो गया, ठीक। और 14 से नीचे के स्टेप आओगे तो 13 में आओगे तो 2.5 हो जाएगा, 0.5 डिक्रीज हो जाएगा। आप चेक कर लो बच्चों, यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज हो रहा है आपका तो ये स्टेबलाइज नहीं होगी, इस पे क्रॉस कर देंगे। कहाँ स्टेबलाइज हो रही, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज हो रहा होता तब तो स्टेबलाइज होती, ठीक है ना। चलिए सेकंड लेते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों उसने आपको दिया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जा रहा है O2+ में, ठीक। अब ध्यान दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, और O2+ में जाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 15 इलेक्ट्रॉन। अब आप 16 से 15 में जा रहे हो, यानी कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। आप चेक भी कर सकते हो बच्चों, ठीक, चेक भी कर सकते हो आप, ध्यान से चेक करो। यहाँ पर ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका, अगर आप बोलें तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ आपको, देखिए इलेक्ट्रॉन और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3.0, ठीक, याद आ गया आपको। 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2.0 याद आ गया होगा आपको, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1.0, 19 के लिए 0.5, और 20 के लिए कितना हो जाएगा 0, ठीक। तो इस तरीके से अब ध्यान से चेक करो बच्चों, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.0, और 15 के लिए कितना हो रहा है, 15 के लिए कितना हो रहा है यहाँ पर 2.5, ये बॉन्ड ऑर्डर लिखा है हमने, ठीक। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक दो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट करा दूंगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। जो स्टेबलाइज हो जाएगा बच्चों उसको हम क्या कर रहे हैं, टिक लगा देना इस तरीके से, यानी कि O2 से O2+ बनने में ये स्पीशी क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी में हम आगे क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाउ पार्ट 3, O2+ से बच्चों ये जा रहा है कहां पर, O2+ में। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, तो O2 सिंगल प्लस के पास होंगे 15, अभी पीछे दिखाया था। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन O2 में से निकाल दोगे तो यहाँ 15 बचेंगे, ठीक। तो यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन, और यहां से यहां जाओगे एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब बचेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ये आप सीधे देख सकते हो ऑक्सीजन में कितने होते हैं 16, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 16, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तभी तो 2+ आएगा, तो कितने हो जाएंगे 14, ठीक। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, 15 से 14 जाने में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, भाई सीधी सी बात है ना, नीचे से ऊपर जाओगे अगर आप इसमें इस टेबल में नीचे से ऊपर जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। तब मैं डायरेक्ट कर दूं, बॉन्ड ऑर्डर 15 पे 2.5 और 14 पे 3.0, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, ओके। इसलिए ये भी स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, देखिए अब एक एक यहां पर ना एक्सेप्शनल केस है, उसका आप कॉपी में नोट कर लो अलग से। ये अगर एग्जाम में आया कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट आएगा। देखिए इसमें क्या है बच्चों, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से कहाँ जा रहा है CO+ में, समझना जरा, ठीक। अब देखो जरा कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में 6 और इसमें 8, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 14 से 13, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, यही चीज आपको नोट लगानी है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं होता है, देखो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है
3.0, और सुनो 3.0 से डिक्रीज होके स्टेबल के हिसाब से 14 से डिक्रीज होके स्टेबल के हिसाब से 2.5 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है, स्टार लगा लेना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों CO+ का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग बनता है। मैंने आपको बताया था कि 2s और 2p तक की हमारे सिलेबस में, सही बात है, ठीक है ना, ओके, सही बात है। बट उसमें ये एक्सेप्शनल केस है। जिन बच्चों को ज्यादा डिटेल में चाहिए होगा, एक बार आप गूगल करके इसकी इमेज देख लेना CO+ की, ठीक है। वो आपको बनाना नहीं है, लेकिन सवाल आ सकता है एग्जाम में। तो सवाल अगर आए तो बस इतना ही आएगा कि यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है। तो जवाब है बॉन्ड लेंथ बच्चों इंक्रीज हो रही है, याद रखिएगा। ये एक्सेप्शन है, आपको याद करना है। एक्सेप्शन क्या है भाई? देखो, मैंने आपको बताया है कि होता क्या है, सारी चीजें बच्चों यहाँ एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होती हैं, ठीक। तो जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया होगा तो इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम कुछ अलग तरीके से है, ऐसे आप समझो, ठीक है। तो इसकी थ्योरी थोड़ी सी अलग है CO+ की, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर भी अलग। अब हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं और आपको जाना भी नहीं, आपको सीधे स्टार लगा के याद करना है। CO+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3.5। अब एक खास बात और, 3.0 से 3.5 जाने में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने के बाद भी ये लेस स्टेबल होता है। तो CO+ इज, देखो बॉन्ड ऑर्डर अभी आपने बोला कि सर डिक्रीज होना चाहिए, है ना, ऐसा आप सोच रहे थे डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन से 13 इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। और उसका रीजन है क्या? कि CO+ का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है इज अ डिफरेंट, ओके, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO+ इज लिटिल डिफरेंट, इज लिटिल डिफरेंट, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, टेंशन मत लो, आपको डायरेक्ट याद करना है। गूगल पे आप इसकी इमेज देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा, ठीक। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीजेस, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने के हिसाब से तो ये स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये लेस स्टेबल होता है। तो CO+ इज, दिस इज लेस स्टेबल देन CO, दिस इज लेस स्टेबल देन CO, ठीक। ये बात हो गई। तो ये एक अलग था, जिसको आप बिल्कुल अलग से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, फिफ्थ इज NO से NO+ जा रहा है। अब बताओ NO में कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन में 7, इसमें 8, 15 इलेक्ट्रॉन। और 15 इलेक्ट्रॉन से एक निकाल दोगे, बतेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। अब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा या नॉर्मल चलेगा, ठीक है ना। 15 से 14, 15 से 14 जा रहे हो तो 2.5 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के 3.0 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, इसलिए स्टेबलाइज हो जाएगा। बात समझ गया? मैं डायरेक्ट टिक कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना। ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट इज NO+ से जा रहा है बच्चों ये किसमें? NO2+ में। अब आप चेक कर लो, NO+ के इलेक्ट्रॉन तो अभी निकाले थे आपने 14, और NO2+ में एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, बच गए 13। 14 से 13 जा रहे हो, क्रॉस हो जाएगा। 14 से 13 जा रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, चेक कर लो। 14 इलेक्ट्रॉन से कहाँ जा रहे हो आप? 14 से 13 जा रहे हो आप, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से आपको बनवाया था, अगर आपको याद हो, 14, ठीक। उसके बाद यहाँ डिक्रीज करते जाओ, 13, ठीक, 12, फिर 11, एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगवाया था, एक बार डिक्रीजिंग में, है ना, याद है, 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप अपनी कॉपी में पीछे देखिए बच्चों, आपको टेबल मैंने बनवाया हुआ है। तो 14 से आप कहाँ जा रहे हो? 13 में इस बार। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, है ना। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3.0, 13 पे 2.5 डिक्रीजेस, और डिक्रीजेस में क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्रॉस हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, फाइनल है आपका, देखिए C2 से जा रहा है ये आपका C2+, ठीक। अब देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 12, और यहां से यहां जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो कितने बच जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 12 से 11 पे जा रहे हो आप, नीचे जा रहे हो, तो नीचे जाने पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, चेक कर लो, 12 से 11, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 2.0 से 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, इसलिए ये भी हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, एग्जाम में आया हुआ है। फिर मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए बच्चों, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन OO बॉन्डिंग, द इंटर
न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन या एन ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन ओ ओ बॉन्डिंग इन, अब देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बॉन्ड लेंथ की, ठीक है। इन स्पीशीज O2 प्लस, उसके बाद उसने दिया बच्चों आपको एग्जाम में O2, उसके बाद एग्जाम में उसने दिया आपको O2 सिंगल माइनस एंड O2 2 माइनस, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। और नीचे कुछ ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शन ए 1.49 एंगस्ट्रॉम, कॉमा 1.21 एंगस्ट्रॉम, कॉमा 1.12 एंगस्ट्रॉम, कॉमा 1.30 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद ऑप्शन बी 1.30 एंगस्ट्रॉम, 1.490, 1.49 एंगस्ट्रॉम, नेक्स्ट इज 1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.12 एंगस्ट्रॉम, नेक्स्ट इज 1.21 एंगस्ट्रॉम। अब मैं चारों ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, इसी तीनों में से कोई ना कोई सही है, ठीक है ना, इसी तीनों में से कोई ना कोई सही, बस मैं 3 लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट इज 1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.21 एंगस्ट्रॉम, नेक्स्ट इज 1.30 एंगस्ट्रॉम, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स 1.490 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये कुछ है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आराम से हैंडल इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों देखिए स्टूडेंट्स, O2 प्लस, O2, O2 माइनस और O2 2 माइनस, ठीक है ना। तो यदि आप ध्यान दें बच्चों, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चेक कर लो ऑक्सीजन में, उसके बाद O2 2 प्लस में, उसके बाद O2 सिंगल माइनस में, O2 2 माइनस में। अब ध्यान चेक करो, ऑक्सीजन में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, सही है, तो उससे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें बैठेगा 17 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा एक इसमें बैठेगा 18 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो ना भाई, या आप 16 से सीधे O2 2 माइनस में जाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 16 प्लस 2 18, और पीछे आओगे तो 2 माइनस करोगे। अब बच्चों देखो ये है इलेक्ट्रॉन 14 16 17 18, ठीक। यहां पे इसके अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे तो 14 से आप दूर जा रहे हो, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, है ना, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। यदि आप समझ सकते हो तो आप समझ भी लो, यहाँ 3.0, ठीक, 15 का छोड़ देंगे तो इसका आएगा कितना 2.0, इसका आएगा 1.5 और इसका कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.0, सही है। सीधी सी बात दिख रही, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। अब बताओ बताओ, अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा होगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज कर रहा होगा, अभी बताया था पीछे, देखिए बॉन्ड ऑर्डर बच्चों अगर, पहले आप ऐसे समझ लो, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज कर रहा होगा तभी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही होगी, ठीक, और तभी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही होगी, तभी तो स्टेबल होगा। चेक कर लो, यानी कि मोटी मोटी बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक, ओके। और स्टेबलाइज होने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है, बल्कि आप देख सकते हो तो स्टेबलाइज होने के लिए ये तीनों कंडीशन एक साथ हो जाएंगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो आप ध्यान से चेक करो, ये जो ऑर्डर लगा हुआ है ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज है, इधर इधर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। अब बताओ, अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि इससे इधर जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में होगी, O2 2 प्लस में, फिर उससे ज्यादा किस में होगी, O2 में, फिर उससे ज्यादा किस में होगी, O2 माइनस में, फिर उससे ज्यादा किस में होगी, O2 2 माइनस में। तो ये ऑर्डर है आपका किसका, बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ ही एक तरीके से वहां पूछी गई है।
चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो भाई, O2 2+ का सबसे कम 1.12, उससे ज़्यादा 1.21, उससे ज़्यादा O2 2 माइनस O2 सिंगल माइनस का 1.30, सबसे ज़्यादा O2 2 माइनस का 1.49। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी वाइबल। अकॉर्डिंग टू द molecular orbital theory which of the following will not be viable? Which of the following will not be viable? Not be viable। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, वाइबल का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट करना, मतलब व्यवहारिक रूप से जो एग्जिस्ट करता हो। कभी एग्जाम में वाइबल लिख के आए, मतलब एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस की बात पूछ रहा है, और नॉट वाइबल है तो नॉट एग्जिस्ट। नॉट वाइबल की बात आएगा तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज He2+ सिंगल से, चलो ऑप्शन बी इज H2 2- या -2, जो बोलना है बोल दो आप। ऑप्शन सी इज स्टूडेंट्स H2 सिंगल माइनस, एंड ऑप्शन डी इज He2+। अब ध्यान दो बच्चों, देखो कौन सा नॉट बी वाइबल, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा वो हमें बताना है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा वो हमें बताना है। अब सुनो, कोई मॉलिक्यूल कब नहीं एग्जिस्ट करेगा? जब उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। कॉपी में नोट लगाइए, पहले भी बता चुका हूं, कोई नई चीज नहीं है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा तो नॉट वाइबल होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सुनो, कॉपी में नोट लगाओ, अगर कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए बिना देखे हुए, नॉट वाइबल, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए बच्चों, ठीक, तो इस स्थिति में बॉन्ड ऑर्डर सीधे सीधे 0 आ जाएगा। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, He2 सिंगल प्लस। अब अगर यहाँ प्लस नहीं लगा होता, मान लो ऐसा होता He2, तब कितने इलेक्ट्रॉन होते? 4। भाई हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो He2 में कितने हो जाएंगे? 2 + 2 4। एक इलेक्ट्रॉन जा चुका तो कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बना के चेक कर लीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर कुछ ना कुछ आएगा। अब आप चेक करते रहना, ठीक है ना। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कुछ ना कुछ आएगा, मतलब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, फिर He2 सॉरी He नहीं है, हाइड्रोजन है। अब देखो ओनली हाइड्रोजन होता बच्चों तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और माइनस आ गया तो हो गए टोटल कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0। भाई आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के चेक कर लो ना, बॉन्ड ऑर्डर 0 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट है He2, नेक्स्ट इज H2 सिंगल माइनस। तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, और इस पे एक माइनस है, यानी कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हो गए बच्चों कितने? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। सही है ना, चेक कर लो। तो भाई इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट इक्वल्स टू 0। He2+, हीलियम में कितने होते हैं आपके बताइए? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास? 2 He2+ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, यहाँ ओनली हीलियम का एक एटम है ना। अब इसमें कितने होते हैं बताइए? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? यहाँ पर हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर आपका? 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके, तो कितने बचेंगे इसके पास? 0। या मैंने लग रहा है ऑप्शंस में गलत कॉपी किया है क्या? लेट मी चेक इट। यहाँ सिंगल प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर 2+ कर दिया हमने दोनों एक ही ऑप्शन, तो इसमें सही था मेरे ख्याल से। यस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर दोनों के दोनों चले गए तब तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है ना, तब समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बच्चों, यहाँ पे एक काम कर लो,
इसको थोड़ा सा करेक्शन हमें करना होगा बच्चों यहाँ पर। He, ओके ओके ओके, आप एक काम कर लो, पता है क्या, आप इसको कर लो He2 और अच्छा ये तो हम कर चुके हैं पहले भी शायद। He2 प्लस करते तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। आप एक काम करो, इसमें सिंगल प्लस कर लो इस तरीके से, ठीक। तब अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हीलियम में 2 होते, एक जा चुका तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर तो आएगा यहाँ पर, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट इक्वल्स टू 0, बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट इक्वल्स टू 0, करेक्ट स्टूडेंट्स। ओके, वैसे इसको एक बार चेक कर लेते हैं, वेट, यस, नाउ इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। ये जेई का एक्चुअल में क्वेश्चन था ना, एग्जैक्टली मुझे याद है, जेई का क्वेश्चन था ये, तो ये थोड़ी कॉपी में मैंने गलत लिखा था अपनी, इसको आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। ये एक्चुअल में था He2 प्लस था ये, ठीक, इसको करेक्शन कर लीजिए, तभी इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, ठीक। नाउ ये आपका He और He2 प्लस है, ये He2 प्लस है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, अब आपका आ जाएगा, ठीक। He2 सिंगल प्लस था, He2 प्लस यहाँ पर था, तो He2 में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 जा चुके हैं, तो कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट इक्वल्स टू 0, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 0, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रूल्स चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे कि जेई एडवांस में, ठीक है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें रूल्स चेंज कर दिए जाएंगे। रूल चेंज करने का मतलब है कि जो रूल आपको पढ़ाया गया है उसको बोलेगा उसको मत मानो आप, और फिर सवाल करो, जैसे कि क्वेश्चन अज्यूमिंग assuming 2s 2p mixing is not operative, the paramagnetic species among the following species among the following, ओके स्टूडेंट्स। नाउ आपको ये मानना है कि इसने क्या लिख दिया बताओ, 2s 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, मतलब sp मिक्सिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, sp मिक्सिंग नाम की कोई चीज नहीं होती इनके अकॉर्डिंग, मतलब समझो, मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए, अगर sp मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है ना, तो वो जो फ्लिपिंग आप करते थे नाइट्रोजन में वो आप नहीं करोगे। चेक कर लो, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक की वाली जो स्पीशीज थी। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बताइए भाई, ये सिग्मा 2pz ऊपर चला जाता था, अब ये नहीं जाएगा, क्या दिक्कत है ना, अब ये नहीं जाएगा, अब ये नहीं जाएगा, मतलब नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करा लीजिए, क्या दिक्कत है। 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए भी नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, मतलब जैसा ऑक्सीजन का होता था वैसा ही अब फॉलो होगा, कोई sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, मतलब ये देखिए, ये हो जाएगा आपका क्या, सिग्मा 2pz और इसके ऊपर पाई 2px बराबर पाई 2py, ये चीज ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो नाइट्रोजन में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, दो, चलो अभी पहले सवाल लिख लेते हैं फिर इसको फिल करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए देखिए जरा, पहला सवाल बच्चों उसने दिया BE2, करेक्ट। अब बच्चों चेक करो BE2 में, चलो सारे ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, ऑप्शन बी इज B2, ऑप्शन सी इज C2 एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन N2, करेक्ट। अब चलिए इसको बच्चों करना शुरू करते हैं, ध्यान से चेक करो, देखो BE2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, बेरिलियम में कितने होते हैं आपके टोटल 4, तो BE2 में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन में तो आपको कुछ देखने नहीं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो अप टू 2s तक फिल होता है, अप टू 2s, इसी में देख लो भाई 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो जाएंगे, ध्यान से चेक करिएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, सही है।
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल केस है अपना। 2s तक फिल हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन है, तो इवन इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो कैसा हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इवन इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा हो जाएगा, सारे पेयर्ड हो गए तो ये डाया हो जाएगा। कैसा हो गया, डाया, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाइए B2 में। B2 में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताइए, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोरॉन में 5, और बोरॉन का मॉलिक्यूल इन्होंने माना हुआ है तो 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन आपको पीछे लिखवाया गया है कि 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, पैरामैग्नेटिक होते हैं बच्चों, ठीक है ना, ओके। बट मतलब जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, बाय कॉन्सेप्ट, जो पीछे कॉपी में नोट लिखवाया गया, बाय कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन पैरामैग्नेटिक होता है, कौन कौन पैरामैग्नेटिक होता था, याद है, एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होती थी, याद आया, एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसी होती थी आपकी, पैरामैग्नेटिक, और 10 इलेक्ट्रॉन वाला एंड 16 इलेक्ट्रॉन वाला भी क्या लिखवाया था आपको, पैरामैग्नेटिक, याद है, ये आपको बाय कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, ओके, ये आपको बाय कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है बच्चों, अभी यहाँ पर SP, ध्यान से चेक करो, SP मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, SP मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, तो SP मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं तो डायग्राम ऐसा बनेगा, थोड़ा ध्यान लगाइएगा, ठीक, कैसा बनेगा, क्या मैं यहीं पे बढ़ा दूं, चेक कर लो, सिग्मा स्टार 2x के ऊपर क्या आएगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, और सिग्मा 2pz के ऊपर क्या आएगा, हालांकि यहाँ थोड़ा रब हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्या आएगा, अगर SP मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, पाई 2px बराबर पाई 2py, ऐसा आएगा। अब ध्यान से चेक करो, 10 इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें भरने हैं तो 8 तो पहले ही भर चुके हैं, 2 और भरने होंगे, तो वो कहां भरोगे इस बार, सिग्मा 2pz में, क्योंकि SP मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव। अब ध्यान से चेक करो, ये मैंने बना दिया किसका, B2 का, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चेक करो बच्चों, ये सारे के सारे पेयर्ड हैं, सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड है, तो ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। क्या ये बात आपके दिमाग में आई, आपकी कॉपी में जो लिखवाया गया था कि पैरामैग्नेटिक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगी, क्योंकि ऑड में कम से कम एक अनपेयर्ड तो मिलेगा कहीं ना कहीं, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। और 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन को भी लिखवाया गया था कि वो पैरामैग्नेटिक है। वो कब लिखवाया गया था, 10 के लिए कब लिखवाया गया था, जब आप कौन सा डायग्राम फॉलो करते थे, SP मिक्सिंग वाला, याद है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जब SP वाला फॉलो करते थे, जिसमें 2pz ऊपर आ जाता था, पाई 2px पाई 2py नीचे आ जाता था, ठीक है ना। अब वो तो केस है नहीं, इसने मना कर दिया, SP ऑपरेटिव नहीं है, SP मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, बात समझिए। तो जब नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करोगे, मतलब सिग्मा 2pz को नीचे मानोगे, पाई 2px, ये देखिए सिग्मा 2pz को नीचे और पाई 2px पाई 2py ऊपर रहेंगे ऑक्सीजन की तरह। तो जब ऐसा करके आपने 10 इलेक्ट्रॉन फिल किया तो सारे के सारे पेयर्ड हो गए, और पेयर्ड हो गए तो डायामैग्नेटिक में चला गया। तो थोड़ा सा यहाँ सावधानी से आपको बच्चों आंसर देना है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास C2। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 12, ठीक। अब देख ध्यान चेक करो, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो 10 तो आप पहले ही फिल कर चुके हो, 10 तो आप पहले ही फिल कर चुके हो, ठीक है। 11 नंबर जाएगा 2px में और 12 नंबर जाएगा किसमें, 2py में, ये लीजिए 11 12। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां कैसा हो जाएगा, C2 के लिए पैरामैग्नेटिक, ठीक। इसके बाद मतलब एक तो मिला, चलो कम से कम। नाइट्रोजन का चेक करिए, नाइट्रोजन के लिए कितने होते हैं बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 14 में बच्चों 12 तो आप पहले ही भर चुके हो, चेक कर लो, ये 13 और ये हो गया आपका 14। तो अब आपके सारे सारे क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, तो पेयर्ड हो गए तो ये भी जाएगा डायामैग्नेटिक में, ये भी जाएगा किसमें, डायामैग्नेटिक में, ठीक। तो डाया को टिक नहीं लगाना, ओनली पैरा। सो आपका बच्चों ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो जिन बच्चों ने पीछे प्रैक्टिस नहीं करी होगी, आप सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हो तो समस्या तो आएगी, प्रैक्टिस करके आओ, क्या बताया पूरा समझ में आएगा। JEE एडवांस का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, इस तरीके से कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सवाल। देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपसे बोलता है अमंग
द फॉलोइंग, among the following the number of paramagnetic species, the number of paramagnetic species, the number of paramagnetic species। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए आपको बस यहाँ नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज काउंट करके यहाँ लिखना है कितनी, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ठीक, कुछ स्पीशीज दी हुई हैं, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए एक तो आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है, दूसरा आपको बच्चों He2 सिंगल प्लस दिया हुआ है, तीसरा आपको Li2 दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको Be2 दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको बच्चों C2 दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है आपको बच्चों C2 सिंगल प्लस दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपको O2 माइनस दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपको F2 दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपको नाइट्रोजन दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नो रूल चेंज, कोई रूल चेंज नहीं हुआ पिछले क्वेश्चन की तरह। तो पैरामैग्नेटिक के लिए ट्रिक क्या थी, नो रूल चेंज, कोई रूल चेंज नहीं हुआ है, तो कोई भी रूल नहीं चेंज हुआ। रूल चेंज होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे, जब sp मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं होगी तो नॉर्मल तरीके से जैसे ऑक्सीजन में फिल करते थे वैसे फिल करके तब आप चेक करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में आपको सिंपली पैरामैग्नेटिक बताना है, तो बच्चों पैरामैग्नेटिक की ट्रिक क्या थी बताइए, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए अनपेयर्ड, अनपेयर्ड कब होंगे, जब ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाए एंड 16 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। याद आया, 10 इलेक्ट्रॉन वाला, 16 इलेक्ट्रॉन वाला या ऑड इलेक्ट्रॉन वाला आपका पैरामैग्नेटिक होता था। आ जाइए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे डाया हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएंगे ना दोनों के दोनों, डाया, डी का मतलब डाया, पी का मतलब पैरा। He2 सिंगल प्लस, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि He2 में 4, एक चला गया तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑड है तो पैरा हो जाएगा। ठीक, Li2 इसमें 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इवन है तो डाया हो जाएगा। Be2 अभी हमने चर्चा करी थी पीछे बच्चों Be2 की। ठीक, Be2 की अभी चर्चा करी थी, Be2 के अलावा भी एक और सवाल उसने दिया B2 का भी। ठीक, ये भी लिख लीजिए। तो Be2 में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन थे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों आपके कैसे, इवन, सारे के सारे पेयर्ड तो डाया। C2 में हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन में बच्चों सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, हो जाएगा डाया। उसके बाद C2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जा चुका C2 में से, तो C2 प्लस 11 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा हो जाएगा। इसके बाद O2 माइनस में, भाई O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, एक बाहर से आ गया 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हो गया बच्चों आपका 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका कैसा, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया तो पैरा। फिर F2 में 9 + 9 हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और 18 इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है, इवन, तो इवन हो जाएगा आपका, पेयर्ड हो जाएंगे डाया। उसके बाद नाइट्रोजन में बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन में आपकी पेयरिंग हो जाएगी सारे के सारे की, तो डाया। और B2 में बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, B2 के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, 5 + 5 बोरॉन में 5 होते हैं ना, 5 + 5 10। ठीक, नाउ अब 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो इवन, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, चेक कर लो। ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, रूल चेंज नहीं हुआ है, पैरामैग्नेटिक, तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो टोटल कितने पैरामैग्नेटिक है बच्चों चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। ठीक, कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने, मुझे लग रहा है मैंने लिखे नहीं है क्या, लेट मी चेक इट, नहीं सारे ही लिखे मैंने। द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज 1 2 3, बिल्कुल सही, 4, टोटल 4 स्पीशीज हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। एक ये हो गया बच्चों आपका, ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पैरा। और डाया कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो इसने हमसे पैरामैग्नेटिक पूछे थे बच्चों, तो टोटल कितने होंगे पैरामैग्नेटिक आपके, 4 ना, चेक कर लेना भाई जितने भी हो, सवाल मैंने आपको बता दिया है। ठीक, ओके।